डियर स्टूडेंट्स, एडवांस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टार्ट लेंगे फ्रॉम डिस्कशन ऑफ डिफरेंट एटॉमिक प्रॉपर्टीज। इससे पहले कि केमिकल बॉन्डिंग ऑफ एटम्स एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया जाए, ये जरूरी है कि आपके पास सफिशिएंट नॉलेज हो अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट एंड दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एटॉमिक प्रॉपर्टीज। अब पीरियोडिक टेबल के किसी भी पीरियड और ग्रुप में ये एटॉमिक प्रॉपर्टीज एक रेगुलर ट्रेंड के साथ इंक्रीज या डिक्रीज होती हैं। इसी वजह से इनको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी कहा जाता है। एटॉमिक प्रॉपर्टीज में हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एनर्जीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स। हमने अपने एटॉमिक प्रॉपर्टीज की सीरीज में इन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन डिटेल से डिस्कस किया है और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि साइज ऑफ एटम को इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ एटम क्यों डिफाइन किया जाता है और एटॉमिक रेडियाई को कितनी डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, और हर टाइप की डिटेल डिस्कशन के लिए हमने अपने लेक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कोवलेंट रेडियाई क्या है और इसको कैलकुलेट करने के लिए कितने डिफरेंट मेथड यूज किए जाते हैं, और उन मेथड्स की डिटेल डिस्कशन के लिए हम डिफरेंट एटॉमिक स्पीशीज के कोवलेंट रेडियाई भी कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे अबाउट कोवलेंट रेडियाई ऑफ मेटालिक एटम्स and the different factors which affect the magnitude of covalent radii of elements, and we will also discuss the variation of covalent radii in periods and groups of periodic table। और अपने इस लेक्चर के एंड में हम सेकेंड टाइप ऑफ रेडियाई डिस्कस करेंगे, दैट इज द वॉन डेर वाल रेडियस ऑफ एलिमेंट्स एंड द कंपैरिजन बिटवीन द कोवलेंट रेडियाई एंड वॉन डेर वाल रेडियाई। स्टूडेंट्स, साइज ऑफ एटम या आयन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस ऑफ एटम और आयन। अब रेडियस को बहुत ही सिंपल वे में हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ द आउटर मोस्ट शेल। अगर हम एटम को एक स्फेरिकल फॉर्म में कंसीडर करें कि ये एक स्फेयर है जिसके सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है और सराउंडिंग में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इसके रेडियस को डिफाइन करने के लिए हम कंसीडर करेंगे अबाउट द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स or the electronic cloud and the distance between the nucleus of an atom and the electronic cloud of the outermost shell is called radius of that atom। अब स्टूडेंट्स, यकीनन आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि किसी भी एटम या आयन के एब्सोल्यूट साइज को डिफाइन करना या मेजर करना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों? अब उसके हमारे पास 2 मेन रीजंस हैं। अब सबसे पहली रीजन तो ये है कि इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल एज वेल एज वेव लाइक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है वो हमेशा वेव्स की फॉर्म में होती है। अब ये हमारे पास एक सिंपल एटम की वेव मैकेनिकल पिक्चर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को डिफरेंट वेव्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। अब इस मूवमेंट में आप नोटिस करें कि किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा क्लोज है तो जाहिर एटॉमिक साइज की वैल्यू और होगी, लेकिन किसी दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन अपनी वेव लाइक मूवमेंट की वजह से न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। इसलिए एटम की कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर की वजह से एटम के साइज को एग्जैक्टली मेजर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब सेकंड रीजन क्या है कि एटम कभी भी आइसोलेटेड फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता, बल्कि एटम के सराउंडिंग में डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि अगर वो किसी एटम के बहुत ज्यादा क्लोज हो तो उस एटम का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दूसरे एटम के नजदीक हो जाएगा। इस तरह एटॉमिक साइज कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। इसलिए हम साइज ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ एटम, और इसके लिए हम आइसोलेटेड एटम को कंसीडर नहीं करते, बल्कि एटम्स क्योंकि हमारे पास बॉन्डेड फॉर्म्स में होते हैं जिसमें कोवलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है या आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है इन आयनिक क्रिस्टल्स, तो हम एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को मेजर करते हैं। इस तरह हमारे पास एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के 3 डिफरेंट कंसेप्ट हैं व्हिच डिपेंड ऑन नेचर ऑफ बॉन्डिंग व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन देम। इसमें कोवलेंट रेडियाई, वॉन डेर वाल रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई which are present in covalently bonded atoms, in molecules and in an ionic compound। अब सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं covalent radii of any atom in homonuclear diatomic molecules। इसके लिए हमने एक सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल की एग्जांपल कंसीडर की है A2, जिसमें 2 सिमिलर एटम्स एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच हैं। अब सिंगल एटम के कोवलेंट रेडियाई को हमने रिप्रेजेंट किया विद Ra। अब यहाँ पे हम कोवलेंट रेडियाई को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास A2 मॉलिक्यूल है जिसमें 2A मॉलिक्यूल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच हैं। अब एक एटम से नेक्स्ट एटम के न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस को हम कहेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और इट इज आल्सो कॉल्ड द बॉन्ड डिस्टेंस और बॉन्ड लेंथ ऑफ दैट मॉलिक्यूल। और इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें मींस
इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम हाफ कर दें तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास दैट इज इक्वल टू कोवलेंट रेडियाई ऑफ दैट एटम ए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने दो डिफरेंट एग्जाम्पल्स कंसीडर किए हैं। सबसे पहले हम डिटरमिन करेंगे अबाउट कोवलेंट रेडियाई ऑफ क्लोरीन एटम, जिसमें हमने क्लोरीन मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल ली है और 2 क्लोरीन एटम्स एक दूसरे के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच हैं। अब इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है जिसको हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहेंगे दैट इज इक्वल टू 1.98 एंगस्ट्रॉम, और अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें द वैल्यू विच इज 0.99 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कोवलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम। इन द सेम वे कोवलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? इसके लिए हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एग्जांपल ली है जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच हैं और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ दीज 2 एटम्स इज इक्वल टू 0.74 एंगस्ट्रॉम, और इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.37 एंगस्ट्रॉम इज द कोवलेंट रेडियस ऑफ सिंगल हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्योंकि 2 एटम्स एक दूसरे के साथ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच हैं, इस वजह से कोवलेंट रेडियस को हम सिंगल बॉन्ड कोवलेंट रेडियस या सिंपली नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड रेडियस भी कहते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल में किसी भी एटम के कोवलेंट रेडियस को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। एक्चुअली इट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। अब फर्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ए बी मॉलिक्यूल है जिसमें 2 डिफरेंट एटम्स कोवलेंटली बॉन्डेड हैं ए एंड बी एटम, and the electronegativity difference between these 2 atoms is very small, then the nuclear distance between the centers of atom A and B is equal to the sum of covalent radius of atom A and covalent radius of atom B. अब इन तीनों वैल्यूज में से कोई सी भी 2 वैल्यूज अगर आपको नोन है तो आप थर्ड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ द कोवलेंट रेडियस ऑफ कार्बन एटम इन CH4 मॉलिक्यूल इज 0.77 एंगस्ट्रॉम एंड द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इज 1.14 एंगस्ट्रॉम, फाइंड द कोवलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब इसके सोल्यूशन के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे दैट डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम is equal to sum of covalent radius of carbon atom and covalent radius of hydrogen atom. अब इसमें डिस्टेंस क्योंकि हमारे पास वैल्यू गिवन है 1.14 एंड कोवलेंट रेडियस ऑफ कार्बन इज 0.77, तो जब हम इन वैल्यूज को पुट अप करेंगे तो हमारे पास रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी इक्वल टू 0.37 एंगस्ट्रॉम। Now, the second case is that in AB molecule in which A and B atoms are covalently bonded to each other, but the electronegativity difference between both these atoms is very large, then in that case the internuclear distance is always less than sum of the covalent radii of both atoms. For example, in case of HF molecule, the internuclear distance should be equal to sum of covalent radius of hydrogen atom and covalent radius of fluorine atom, and that should be equal to 1.09 angstrom. But the experimental value, which is determined by the spectroscopic method, this internuclear distance is equal to 0.92 angstrom. It means its value is less than sum of these 2 covalent radii. Similarly, in the case of HCl molecule, the internuclear distance between hydrogen and chlorine should also be equal to the sum of covalent radii of hydrogen and chlorine atom, and its value should be 1.36 angstrom. But experimentally, the internuclear distance between hydrogen and chlorine is equal to 1.28 angstrom, and that is also less than the sum of covalent radius of hydrogen and chlorine atom. In the next 2 example, if we consider the internuclear distance of HBr in HBr molecule, then it should also be equal to the sum of covalent radius of hydrogen and bromine, and that should equal to 1.51 angstrom, but experimentally this value is less and that is 1.42 angstrom. In the same way, in the case of HI molecule, the internuclear distance that should be equal to sum of covalent radius of hydrogen and iodine atom, and it should be 1.70 angstrom, but the actual and experimental value of this internuclear distance is 1.61 angstrom. अब इस डिफरेंस की रीजन क्या? दैट इज द आयनिक कैरेक्टर विच इज डेवलप्ड इन दीज मॉलिक्यूल्स। जब भी हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन 2 ऐसे डिफरेंट एटम्स में होती है जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा लार्ज हो, अब उस केस में वो एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है
जाहिर है उसकी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ज्यादा पुल कर लेगा और रिजल्ट क्या होगा कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और सेम मैग्नीट्यूड में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपीयर्स ऑन द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इस तरह हमारे मॉलिक्यूल में डिफरेंट चार्जेस की वजह से आयनिक करैक्टर डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएंगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस एंड द बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स विल डिक्रीज एंड ड्यू टू दिस द वैल्यूज ऑफ कोवेलेंट रेडियस ऑफ बोथ द एटम्स डिक्रीजेस। So this is the reason why the internuclear distance between the two different covalently bonded atoms is always less than the sum of covalent radius of two different atoms। अब ऐसे केसेस में जिसमें हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लार्ज है, उनमें कोवेलेंट रेडियस की कैलकुलेशन के लिए हम शूमेकर एंड स्टीवेंसन फार्मूला यूज करें। अब ये फार्मूला क्या है? इस फार्मूला के अकॉर्डिंग द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स is equal to covalent radius of both atoms minus 0.09 into electronegativity difference between the two bonded atoms। इस इक्वेशन में कोवेलेंट रेडियस की जो वैल्यूज यूज की गई हैं देयर यूनिट्स आर एंगस्ट्रॉम। अगर सेम वैल्यूज को हमें एक्सप्रेस करना है इन द यूनिट्स ऑफ पिकोमीटर देन द इक्वेशन विल बी चेंज इनटू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इज इक्वल टू सम ऑफ कोवेलेंट रेडियस ऑफ बोथ एटम्स minus 9 into electronegativity difference between both bonded atoms। अब इस इक्वेशन की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस between molecules of hydrogen fluoride, hydrogen chloride, hydrogen bromide and hydrogen iodide। और उसके बाद हम इन वैल्यूज का कंपैरिजन करेंगे विद देयर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। अब सबसे पहले हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे इन मॉलिक्यूल ऑफ HF, जिसमें हम शूमेकर एंड स्टीवेंसन इक्वेशन यूज करेंगे। सबसे पहले हम कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन और फ्लोरीन की वैल्यूज को पुट करेंगे, देन माइनस 0.09 एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन एटम। फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 4 और हाइड्रोजन की है 2.1। अब सॉल्व करने पे हमारे पास इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की वैल्यू है 0.919 एंगस्ट्रॉम, which is very close to the experimental value of internuclear distance of hydrogen and fluorine, that is equal to 0.92 एंगस्ट्रॉम। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम इन HCl मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे भी हम कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन को सम अप करेंगे और माइनस करेंगे 0.09 इनटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन एटम। अब हमारे पास आंसर है 1.279 एंगस्ट्रॉम, which is also very close to the experimental value of internuclear distance of hydrogen and chlorine, that is equal to 1.28 एंगस्ट्रॉम। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम डिस्कस करेंगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ HBr मॉलिक्यूल, जिसमें अगेन हम रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एंड रेडियस ऑफ ब्रोमीन एटम को सम अप करेंगे, माइनस 0.09 into electronegativity difference of bromine atom and that of hydrogen। अब सॉल्व करने पे जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की वैल्यू आई है हमारे पास that is very close to the experimental value of internuclear distance of HBr molecule। अब लास्ट में कंपैरिजन के लिए हमने कैलकुलेट की है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ HI मॉलिक्यूल, और जिसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो आंसर है 1.66 एंगस्ट्रॉम, दैट इज आल्सो वेरी क्लोज टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन एटम, that is equal to 1.61 angstrom। Students, next we will discuss the double bond and triple bond covalent radii। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे about double bond covalent radii। For example, A2 molecule जिसमें 2 A atoms present हैं and these are linked by a double covalent bond between them। Then in that case, the covalent radius of A atom is called its double bond covalent radius। For example, यहाँ पे different elements के double bond covalent radii की वैल्यूज गिवन है और इन वैल्यूज में जो यूनिट्स यूज किए गए हैं दीज आर इन एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट इज द ट्रिपल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियाई, जो कि हम उन मॉलिक्यूल्स में कंसीडर करेंगे जिसमें 2 एटम्स में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो। इन दैट केस द कोवेलेंट रेडियस ऑफ A एटम विल बी इक्वल टू इट्स ट्रिपल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियाई। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने डिफरेंट एलिमेंट्स के ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड रेडियाई की वैल्यूज को राइट किया है एंड द यूनिट्स आर अगेन इन एंगस्ट्रॉम। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड रेडियाई।
कि क्या किसी भी एटम के केस में इन तीनों कोवलेंट रेडियाई की वैल्यू सेम है या इनकी वैल्यू एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर हम एक्सपेरिमेंटली इनकी वैल्यूज को ऑब्जर्व करें, देन ट्रिपल एंड डबल कोवलेंट बॉन्ड रेडियाई ऑफ एटम्स आर ऑलवेज शॉर्टर देन देयर सिंगल बॉन्ड कोवलेंट रेडियस। अब इसकी रीजन क्या है? अब अगर हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को डिस्कस करें, देन इट इज फाउंड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ओनली सिग्मा ऑर्बिटल्स। लेकिन डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के केस में ना सिर्फ सिग्मा ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग इन्वॉल्व है, बल्कि एट द सेम टाइम पाई ऑर्बिटल्स की एडिशनल ओवरलैपिंग भी इन्वॉल्व है। डबल बॉन्ड के केस में 2 पाई ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं और ट्रिपल बॉन्ड के केस में 2 डिफरेंट पाई ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से एटम्स एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे और बॉन्ड ऑर्डर या मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज होने से दोनों एटम्स के दरमियान बॉन्ड लेंथ या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिक्रीज होने से डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड रेडियस की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। इट मींस हमारे पास डिफरेंट कोवलेंट बॉन्ड रेडियस के इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा कि सिंगल बॉन्ड कोवलेंट रेडियस वैल्यू इज ग्रेटर देन द डबल बॉन्ड कोवलेंट रेडियस विच इज ग्रेटर देन द ट्रिपल बॉन्ड कोवलेंट रेडियस। अब इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे हमने एग्जांपल कंसीडर किया दैट ऑफ कार्बन एटम, जिसमें डिफरेंट कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होने से कोवलेंट रेडियाई की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है। फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के केस में बॉन्ड डिस्टेंस की वैल्यू है 1.54 एंगस्ट्रॉम एंड सिंगल बॉन्ड कोवलेंट रेडियस फॉर द कार्बन इज 0.77 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के केस में बॉन्ड डिस्टेंस और ज्यादा शॉर्ट हो चुका है, दैट इज 1.34 एंगस्ट्रॉम, और इसका हाफ इक्वल है टू द डबल कोवलेंट बॉन्ड रेडियस ऑफ कार्बन एटम दैट इज 0.67 एंगस्ट्रॉम। इन द सेम वे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के केस में एडिशनल ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड डिस्टेंस वैल्यू और ज्यादा डिक्रीज हो गई है, दैट इज 1.20 एंगस्ट्रॉम, और जब हम इसका हाफ लेंगे दैट इज इक्वल टू 0.60 एंड दैट इज द ट्रिपल बॉन्ड कोवलेंट रेडियस ऑफ कार्बन atom. It means with the increase in multiplicity of bonds, the covalent bond radius will decrease. Next, we will discuss the covalent radii of metallic atoms. अब स्टूडेंट्स आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मेटल एटम्स में तो मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट है, वो तो कोवलेंट बॉन्ड बनाते ही नहीं है, तो मेटल एटम्स के केस में हम कोवलेंट रेडियाई को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स मेटल्स के केस में हम कोवलेंट रेडियाई जस्ट उन कंपाउंड्स में एक्सप्लेन करेंगे जिनमें मेटल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल इन मेटेलिक हाइड्राइड्स एंड इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अब इन कंपाउंड्स में हम मेटल एटम्स का जो रेडियाई फाइंड आउट करेंगे दैट इज कॉल्ड द कोवलेंट रेडियाई ऑफ मेटेलिक एटम। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इन कंपाउंड्स में जो हम कोवलेंट रेडियाई कैलकुलेट करते हैं फॉर मेटल एटम्स that is equal to the metallic radii of metal atoms which we determine from the atomic volumes of the metallic atoms. अब ये दोनों वैल्यूज क्योंकि सेम हैं, इस वजह से हम मेटेलिक एटम्स के कोवलेंट रेडियाई को मेटेलिक रेडियाई ही कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द डिफरेंट फैक्टर्स which affect the magnitude of covalent radii of elements. First one factor is the effective nuclear charge or Z effective. Second is the number of shells or principal quantum number which is represented by n, and the third one is the multiplicity of the bonds between the atoms. अब one by one हम इन सारे factors को डिटेल से डिस्कस करेंगे with the help of different examples. Now the first one factor is the effective nuclear charge, जिसको हम डिस्कस करेंगे relevant to the outermost shell electron, क्योंकि कोवलेंट रेडियस की डेफिनेशन में हमने स्टडी किया है it is the distance between the nucleus and outermost shell electronic cloud. अब जैसे ही आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ Z इफेक्टिव वैल्यू इंक्रीज होगी तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएंगी और न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा, जिसका ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा कि कोवलेंट रेडियाई ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस with the increase in effective nuclear charge. और स्टूडेंट्स यही फैक्टर हम यूज करेंगे to explain that why the covalent radii decreases as we move from left to right in a period of main group elements. Now the second factor is the number of shells or principal quantum number. अब किसी भी एटम के केस में principal quantum number रिप्रेजेंट करता है total number of shells which are present in that element. अब जैसे ही नंबर ऑफ शेल्स या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा और डिस्टेंस इंक्रीज होने से कोवलेंट रेडियस ऑफ एलिमेंट भी
भी इंक्रीज हो जाएगा। और स्टूडेंट्स इसी फैक्टर को हम यूज करेंगे टू एक्सप्लेन दैट व्हाई द कोवेलेंट रेडियस ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ गिवन ग्रुप ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स। Now the third one factor is the multiplicity of bonds between the atoms, जिसको हम डिटेल से अपने लेक्चर में डिस्कस भी कर चुके हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इंक्रीज होंगे कि दो एटम्स के दरमियान सिंगल से डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ मूव करते हुए जैसे ही बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा या मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होगी तो एटम्स के दरमियान इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिक्रीज होने से मैग्नीट्यूड ऑफ कोवेलेंट रेडियाई विल आल्सो डिक्रीज। एंड नाउ वी विल डिस्कस द वेरिएशन ऑफ कोवेलेंट रेडियाई इन मेन ग्रुप एलिमेंट्स। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन इन अ पीरियड। किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करते हुए कोवेलेंट रेडियाई डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इसके एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे हमने कोवेलेंट रेडियाई कंसीडर किए हैं सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए। अब सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स जो कि अल्कली मेटल लिथियम से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है एट नोबल गैस विच इज नियॉन। अब सबसे पहले अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ऑब्जर्व करें तो लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और सेकेंड शेल के s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब बेरिलियम की तरफ मूव करते हुए जब एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हुआ है तो हमारे पास नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन द 2s2 ऑर्बिटल। लेकिन बोरॉन से नियॉन तक मूव करते हुए इनकमिंग इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 p ऑर्बिटल में ऐड हो रहे हैं। इस तरह नियॉन पे जहां पे पीरियड का एंड हो रहा है वहां पे सेकंड शेल भी कंप्लीट हो रहा है क्योंकि सेकंड पीरियड एलिमेंट्स में टोटल नंबर ऑफ शेल्स हैं 2। अब इन एलिमेंट्स में नंबर ऑफ शेल्स में तो कोई इंक्रीज नहीं हुआ, इट मींस कि एटॉमिक साइज में भी कोई इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम इनके आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स के लिए जी इफेक्टिव वैल्यूज को देखते हैं तो ये वैल्यूज लिथियम से नियॉन की तरफ मूव करते हुए इंक्रीज हो रही हैं। अब लिथियम और बेरिलियम के केस में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्योंकि s ऑर्बिटल में प्रेजेंट थे, इस वजह से जी इफेक्टिव वैल्यूज हमने इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए कैलकुलेट की हैं। और बोरॉन से नियॉन तक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि p ऑर्बिटल में प्रेजेंट थे इसलिए सिंगल p इलेक्ट्रॉन के लिए ये जी इफेक्टिव वैल्यूज कैलकुलेट की गई हैं बाय द यूज ऑफ स्लैटर्स रूल। और इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारा शील्डिंग इफेक्ट का वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं। अब जी इफेक्टिव वैल्यू इंक्रीज होने से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएंगी जिसकी वजह से न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स से अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को पुल करेगा और ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा कि लेफ्ट से राइट मूव करते हुए कोवेलेंट रेडियाई विल डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें एक्सेप्शनल बिहेवियर देखने को मिल रहा है इन द केस ऑफ नियॉन जिसके कोवेलेंट रेडियाई की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। अब स्टूडेंट्स फ्लोरीन एटम्स के दरमियान तो कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है और उसके रेडियाई को हम डिफाइन करते हैं इन द टर्म्स ऑफ कोवेलेंट रेडियाई। लेकिन नोबल गैसेस के केस में क्योंकि इनके एटम्स में कोवेलेंट बॉन्ड या कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग की फोर्सेस प्रेजेंट नहीं है बल्कि इनमें वीक इंटर एटॉमिक फोर्सेस प्रेजेंट है विच आर द वॉन डेर वाल फोर्सेस। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा वीक है कि नोबल गैस एटम्स एक दूसरे से काफी ज्यादा डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं और उनके रेडियाई को हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉन डेर वाल रेडियाई एंड विच आर लार्जर देन द कोवेलेंट रेडियाई ऑफ एटम्स ऑफ हैलोजेंस। नेक्स्ट इज द वेरिएशन ऑफ कोवेलेंट रेडियाई इन अ ग्रुप ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने कंपैरिजन किया है बिटवीन द लिथियम एंड सोडियम एटम विच आर द मेंबर ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए विच आर कॉल्ड द अल्कली मेटल्स। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें कि टॉप से बॉटम मूव करते हुए जब हम लिथियम से सोडियम की तरफ जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। इट मींस कि टॉप से बॉटम मूव करते हुए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा जिस वजह से टॉप से बॉटम जब हम मूव करेंगे किसी भी ग्रुप में तो कोवेलेंट रेडियाई की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे हमने कोवेलेंट रेडियाई वैल्यूज को राइट किया है विच आर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए। अब लिथियम से सीजियम की तरफ मूव करते हुए नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। लिथियम के केस में नंबर ऑफ शेल्स हैं 2 और नेक्स्ट एलिमेंट्स की तरफ मूव करते हुए हर सक्सेसिव एलिमेंट में एक शेल इंक्रीज हो रहा है। अब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने से कोवेलेंट रेडियाई की वैल्यूज इंक्रीज हो जाएंगी। लेकिन स्टूडेंट्स सेम टाइम पे इनके लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन के लिए जी इफेक्टिव वैल्यूज भी इंक्रीज हो रही हैं ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर और ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। लेकिन देखने में ये आया है कि इंक्रीज नंबर ऑफ शेल्स डोमिनेट करेंगे इंक्रीज जी इफेक्टिव मैग्नीट्यूड को और ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा कि डाउन द ग्रुप कोवेलेंट रेडियाई विल इंक्रीज।
अब लास्ट में हम अपनी सारी डिस्कशन को समराइज करेंगे that in any period when we move from left to right then the covalent radius decreases due to increase in z effective magnitude, and in any group down the group the covalent radius increases due to the increase in number of shell. इसलिए periodic table में सबसे large size atom periodic table के bottom और left side पे present है और small size atoms are present on the left and top corner of the periodic table. Now our next topic of discussion is the van der Waal radius, जिसकी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ हमने एग्जांपल ली है आयोडीन क्रिस्टल की। आयोडीन क्रिस्टल में डिफरेंट आयोडीन मॉलिक्यूल्स एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में प्रेजेंट हैं। आयोडीन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन जिसमें 2 एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन आयोडीन मॉलिक्यूल्स जब एक डेफिनेट पोजीशन पे अरेंज होकर क्रिस्टल की फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उनमें वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है विच आर van der Waal फोर्सेस। अब ये फोर्सेस इतनी ज्यादा वीक हैं कि इनकी वजह से आयोडीन मॉलिक्यूल्स एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे प्रेजेंट हैं, एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज नहीं होते और इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान किसी भी किस्म की स्ट्रॉन्ग फोर्सेस या केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन नहीं होती। अब van der Waal रेडियस की एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे हमने कंसीडर किए हैं 2 एडजेसेंट आयोडीन मॉलिक्यूल्स। अब ये एक आयोडीन मॉलिक्यूल है जिसमें 2 आयोडीन एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है और ये सेकेंड आयोडीन मॉलिक्यूल है जिसमें दोनों आयोडीन एटम्स कोवलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच हैं। अब इनके van der Waal रेडियस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसके लिए हम दोनों नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के 2 एडजेसेंट एटम्स के दरमियान डिस्टेंस को लेंगे and that is the distance between the nuclei of 2 adjacent iodine atoms which belong to the 2 different molecules, and this distance is called the van der Waal internuclear distance, जिसको इस डायग्राम में हमने BC से रिप्रेजेंट किया। और अगर हम इस डिस्टेंस को 2 से डिवाइड करें या इसका हाफ लें that will be equal to the van der Waal radius of that element, जिसको हमने DE से रिप्रेजेंट किया। अब van der Waal रेडियस को हम प्रॉपरली डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि इट इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ एडजेसेंट एटम्स व्हिच बिलोंग्स टू द 2 नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट एलिमेंट इन द सॉलिड स्टेट। स्टूडेंट्स, कोवलेंट और van der Waal रेडियाई दोनों को ही हम कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन van der Waal रेडियस की मैग्नीट्यूड डिपेंड करती है ऑन द इफेक्टिव पैकिंग ऑफ द एटम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल, और इसी वजह से इसकी क्वांटिटी फिक्स नहीं है। लेकिन van der Waal रेडियाई को हम मेटल्स के लिए अप्लाई नहीं करते। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने van der Waal रेडियाई ऑफ डिफरेंट एटम्स को राइट किया है फॉर द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ 5th, 6th, 7th एंड 0 ग्रुप एलिमेंट्स। और अगर आप इन वैल्यूज का कंपैरिजन करें विद द कोवलेंट रेडियाई तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि van der Waal रेडियाई की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू द कोवलेंट रेडियाई ऑफ दीज एलिमेंट्स। अब इसकी रीजन क्या है? क्यों van der Waal रेडियस किसी भी एलिमेंट का लार्ज है एज कंपेयर टू इट्स कोवलेंट रेडियस? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे आयोडीन की ही एग्जाम्पल कंसीडर करें तो हमारे पास BC डिस्टेंस इज कॉल्ड द van der Waal इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू द कोवलेंट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय AB। In the same way, the van der Waal radius is greater than the covalent radius of this iodine atom। अब इसकी रीजन क्या है? क्योंकि van der Waal forces weak forces of attractions हैं, जिसकी वजह से एटम्स एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं और उनके रेडियस की वैल्यू भी ज्यादा होती है। लेकिन इसके कंपैरिजन में कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं, जिसकी वजह से एटम्स के दरमियान इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाता है और इनके कोवलेंट रेडियस की मैग्नीट्यूड भी डिक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू द van der Waal रेडियस। अब इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं बिटवीन द सिंगल बॉन्ड कोवलेंट रेडियाई ऑफ एटम्स ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स, और ब्रैकेट्स में जो वैल्यू हैं दीज आर देयर van der Waal रेडियाई। ईच एलिमेंट के केस में आप ऑब्जर्व करेंगे कि उनके कोवलेंट रेडियाई की वैल्यूज कम है एज कंपेयर टू देयर van der Waal रेडियाई, और इसकी रीजन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब स्टूडेंट्स, इसी कंसेप्ट से रेलेवेंट आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई डू द रेडियाई ऑफ नोबल गैस एटम्स आर लार्जर देन दोज ऑफ हैलोजन एटम्स। अगर हम दोनों ग्रुप्स के जी इफेक्टिव वैल्यूज का कंपैरिजन करें तो नोबल गैस के केसेस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा है। इट मींस कि इन गैस एटम्स के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस वजह से इनके साइज को तो डिक्रीज होना चाहिए एज कंपेयर टू हैलोजन एटम, लेकिन यहाँ पे हमें अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर देखने को मिल रहा है। अब उसकी वजह यह है कि नोबल गैस एटम्स के केस में सॉलिड स्टेट में वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस प्रेजेंट है विच आर van der Waal फोर्सेस,
अब ये फोर्सेस इतनी ज्यादा वीक हैं कि इनकी वजह से एटम्स एक दूसरे से ज्यादा लार्ज डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से इनके वॉन डेर वाल रेडियस की मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन हैलोजन के एटम में जहां एटम्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड फोर्सेस प्रेजेंट हैं, उस केस में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एटम एक दूसरे के ज्यादा क्लोज होंगे और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होने की वजह से हैलोजन एटम्स के कोवलेंट रेडियाई की मैग्नीट्यूड कम होगी as compared to van der Waal radii of noble gases. And at the end of the lecture, we will discuss the comparison between the anionic radius and van der Waal radius of an element. Students, अगर हम किसी भी एलिमेंट के van der Waal radius और उसी एलिमेंट के एनायनिक रेडियस का कंपैरिजन करें तो ये दोनों वैल्यूज ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, इनके van der Waal रेडियाई का कंपैरिजन करें टू द रेडियाई ऑफ देयर एनाइंस इन देयर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इन दोनों केसेस में रेडियाई की वैल्यू इक्वल होगी। तो स्टूडेंट, ये तो था हमारा एटॉमिक और आयनिक रेडियाई का लेक्चर, जिसमें ना सिर्फ हमने कोवलेंट रेडियस को डिस्कस किया बल्कि डिफरेंट एलिमेंट्स के कोवलेंट रेडियाई को कैलकुलेट भी किया विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट फार्मूलाज। उसके बाद हमने कोवलेंट रेडियस के लिए डिफरेंट फैक्टर्स और वेरिएशन को भी स्टडी किया इन डिटेल, और जहां पे हमें एक्सेप्शनल बिहेवियर देखने को मिल रहा था उसकी रीजंस भी डिस्कस की, और एंड में हमने डिस्कस किया अबाउट द van der Waal रेडियस ऑफ एलिमेंट्स and the comparison between the van der Waal radius and covalent radii of element. अब एटॉमिक साइज के नेक्स्ट सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द आयनिक रेडियाई।